जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हेलो एवरीबॉडी। मनु हमें समझाएगा कि हमें क्या जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे सहना है और कैसे चलना है। मनु सिखाएगा हमें, मैं ही नहीं, बहुजन क्रांतिकारी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े क्रांतिवीर, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े ज्ञानी, हमारे बहुजन समाज के युवा से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग तक, एक्चुअल में प्रौढ़ शब्द निकल रहा था इसलिए मैं थोड़ा लड़खड़ाया। खैर, तो मनु हमें समझाएगा क्या कैसे करना है, और ये तो वो कर ही रहा है किसी ना किसी रूप में, आपके अपनों की शक्ल में आकर के। किसने मजबूर किया है, कौन है, कौन कर रहा है ये सब, क्या हम उसको जानना नहीं चाहेंगे? हमें मनु सिखाएगा हमें कैसे करना है, कैसे चलना है। मनु हम पर, यानी जो अपराधी है, अपराध वर्ग से संबंधित है, वह बताएगा जिसकी मनुस्मृति में, जिसका शास्त्री कहता है कि अपराध करो, उसके शास्त्रों में ही लिखा है कि अपराध की प्रवृत्ति को फलीभूत करो। अहिंसा नहीं, हिंसक हैं। अहिंसावादी तो तथागत गौतम बुद्ध हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब हैं, माता सावित्रीबाई फूले हैं। सत्य शोधक क्रियाकलाप करने वाले, सत्य शोधक कार्यों को अंजाम देने वाले, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले, सत्य शोधक समाज की संरचना करने वाले। सत्य और शोध दोनों अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन कहीं पर एक हो जाएं तो कितना बढ़िया है। सोने पे सुहागा वाली बात भी कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आती है। सत्य शोध, कितना सुंदर शब्द है। जिसकी प्रवृत्ति ही नीच है, वह तो नीचता का ही ज्ञान देगा और नीचता का ही व्याकरण करेगा, मतलब उसका विस्तार करेगा, उसको बढ़ाएगा, नीचता की ही व्याकरण देगा। मनु हमें बताएगा, मनु हमें समझाएगा, मनु हमें संचालित करेगा। मनु हमारे मान का मर्दन करता है किसी भी रूप में, क्योंकि मनु हमें बताता है, मनु हमारा मार्गदर्शन करता है। मनु ये करता है, ऐसा करता है कि भाई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, मतलब गुरु बन के, दोस्त बन के, मित्र बन के, शत्रु बन के, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से। डायरेक्ट बहुत कम सामने आता है, डायरेक्ट उसकी औकात नहीं, गैदरिंग के माध्यम से। गैदरिंग कहते हैं कुछ और लोगों के समूह के माध्यम से वे आप पर और आपके बौद्धिक स्तर पर, आपके दिमाग पर, आपके मस्तिष्क पर, आपके ब्रेन सेटअप पर, आपके माइंड सेट को चेंज करता है। यह है मनु, यह है मनु सिद्धांत। मनु को हमें समझना पड़ेगा। मैं तो अपनी राह जा रहा था, लेकिन मनु को मिर्ची लगी, मनु को तकलीफ हुई। मनुस्मृति में मुझे नीच और शूद्र कहा गया है, मनुस्मृति के अनुसार, जो कि असंवैधानिक है, जो कि संवैधानिक नहीं है, जो कि गैर इंसानियत है, यानी मानवता के विरुद्ध है, नॉन ह्यूमैनिटी है। कई भाषाओं में क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि सोशल मीडिया की मूवमेंट है। बहुजन मीडिया को कमजोर करने की कोशिश करेगा, बहुजन को बहुजन तमाम किस्म के शब्दों से नवाज कर डेफिनेशंस को चेंज करने की कोशिश करेगा। यह है मनु, और यह है मनुवर्ती, और यह है मनोवर्ती मनु की। अभी कभी मुझे भी नहीं मालूम था, आज से 15-20 साल पहले, या शायद 7-8 साल पहले भी, 2016 के बाद से यह ज्ञान हुआ कि क्या है आरएसएस, और क्या है मनुवादी सिस्टम, और क्या है मनुस्मृति, और क्या है जय भीम। इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं जिंदा लाश बन चुका था। एक फर्जी मुकदमे के अंतर्गत मुझे व्यथित किया गया था। शराब मैं नहीं पीता, बियर मैं नहीं पीता। मैंने अपने ससुराल वालों को शादी से पहले ही ये कह दिया था। 23 अप्रैल सन 2000 को मेरी शादी हुई थी। मेरी बिरादरी के
मतलब मैं समुदाय शब्द कहने जा रहा था इसलिए अटका, मेरी ही बिरादरी की एक लड़की से, उम्र में मेरी जितनी, ये मेरी शर्त थी वैवाहिक बंधन की। तो क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मेरे बाल्यकाल में ही मुझे ये समझा दिया था, बड़ों को डायरेक्ट नहीं समझाया था उन्होंने मुझे, लेकिन हमारे समाज में रिश्तेदारी में जो भी कोई युवा बच्चे आते थे तो उनको कहते थे अगर अपने समाज के बच्चे दूसरों के समाज में शादियां कर लेंगे तो अपने समाज के बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए रिश्ते अपने समाज के बच्चों से, अपनी बिरादरी के बच्चों से ही करें, यानी कि जनरल कैटेगरी में अपने रिश्ते ना करें। मुझे ये बात समझ में आई और मैंने अपनी ही बिरादरी यानी लव मैरिज से बचाना चाहते थे, और लव मैरिज तो मुझे करनी नहीं थी, वैसे भी नहीं करनी थी। अभी मैं 17-18 साल से फिर से कंवारा हो गया हूँ, यानी फिर से मैं वैवाहिक बंधन से मुक्त हूँ, और जबरन मनुवाद द्वारा, मनुस्मृति द्वारा मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। जनरल कैटेगरी के बहुत रिश्ते आए, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, मैंने मना किया। 18 साल की उम्र में एक ब्राह्मण जो इस इलाके का एक नेता था, छुट भैया नेता था, वह अपनी पोती को मेरे साथ भगाना चाहता है जब मैं 18 साल का था। कहता था तेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर ये शादी तू नहीं करेगा इसे लेके भाग जा, तेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाबा साहेब का नाम लिया था, लेकिन तब हमें ABCD नहीं पता थी। और यह बयान मैंने यही नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे कोर्ट में भी दिए हुए हैं। ब्राह्मण था, नाम भी जानता हूँ, और उसकी मतलब उसके खानदान के, मैं बच्चा था उस समय, मासूम, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मेरे घर में मुझे अच्छी शिक्षा मिली थी, मेरे जो भी थे अच्छे बुरे अपने पराए सब ने मुझे अच्छी शिक्षा दी थी बचपन से ही, इसीलिए मैं आज थोड़ा ठीक रहा, अच्छा बन सका। दुश्मनों ने बहुत बर्बाद और ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर किसी का असर नहीं आया। मैं बता रहा था कि मैंने कोई भी गंदी बुरे व्यसनों की कोई आदत मुझे नहीं थी, नहीं है। मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे एक बात टीचर ने समझा दी थी, उसे मनोवर्ती के लोगों ने, मनो सिद्धांत के लोगों ने, मनुस्मृति वाले धूर्त, मूर्ख, नालायक और देश के गद्दार और कौम के गद्दार लोगों ने गलत कहा। मेडिकल साइंस के उस टेक्स्ट को, उस फैक्ट को, जो कि इंटरनेशनल फैक्ट है, शारीरिक विज्ञान के विषय में कोई बात थी, बुद्धिजीवी समझ गए होंगे, कोई अपराध नहीं। तो कोई भी बुरा व्यसन मुझ में था नहीं, है नहीं, और ना मैंने पनपने दिया। अपने ससुराल वालों को मैंने कह दिया था, मुझे मजाक में भी, क्योंकि हमारी बिरादरी में ऐसा अक्सर होता है, मजाक में दामाद को या जीजा को कुछ हुआ ऐसा कर देते हैं, शराब आदि वगैरह वगैरह, आम बात है इन लोगों में शराब का व्यसन। लेकिन मेरे ख़ानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी शराब का निषेध है। तो मैंने अपने ससुरालों को शादी से पहले, उन्होंने पता नहीं क्या कहते हैं, डैंग कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मैं राजस्थानी हूँ, तो बैरवा और वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ, दोनों में ही रिश्ते रहे पूर्वजों में 4-5 पीढ़ियों से। तो इन्होंने मतलब जो है मुझे वो दिया, बोला शादी से पहले, तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई सब तरीके से मैं उनको, मेरा घर बार वगैरह वगैरह, मेरी अच्छी आदतें वगैरह हुई। तो कहते हैं ना कि अच्छाई की और बुराई की महक दूर तक जाती है। तो इन्हें पता चल गया था कि लड़का बढ़िया है वगैरह वगैरह। तो मैंने इन्हें पहले ही कह दिया था, देखो भाई सब कुछ करना, लेकिन मुझे भूल से भी, मजाक में भी ये एक काम मत कर देना, कहीं कोल्ड ड्रिंक में मिला के शराब पिला दूँ, ये मुझे मंजूर नहीं। भूखा मरना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन ये मत कर देना, नहीं तो मैं उसी समय, मैं कानून कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तलाक ले लूँगा, मतलब शादी तोड़ दूँगा, उसी वक्त रिश्ता तोड़ दूँगा। ये बात मैंने शादी से पहले कह दी थी। और मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, उन्होंने मेरी इस बात को माना। तो उन्होंने मेरे से ये कहा था, मेरे सासू माता ने, नाम है कस्तूरी देवी सासू मैया का, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई कोई डैंग वैंग है तो वो भी बता दो। मतलब एक लफ्ज़ के लिए इतनी डेफिनेशन देनी पड़ी। ये डैंग शायद डॉरी को कहते हैं, दहेज को कहते हैं। मैंने कहा यही दहेज है। मुझे मजाक में भी और बिल्कुल
1 रुपया भी मत वो करना। मैं इन सब चीज़ों से नफरत करता हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं। तो इन्होंने उस वक्त ये सारी बातें हाँ कर दी, मान लिया। और हाँ, एक चीज़ उन्होंने मेरी मान ली थी, जो शादी के बाद तक दोबारा नहीं तोड़ी। हाँ, मेरी पत्नी ने एक बार कोशिश करी थी मेरे पहले बच्चे के जन्म से कुछ दिन पहले, जब मुझे वो मेरे से एक मूर्ख मनोवादी सिस्टम के द्वारा उनकी एक परंपरा, उनकी एक रूढ़िवादिता को निभाने के लिए, जिसका यहाँ से मेरे एक धूर्त पड़ोसी ने इस बात को गैर कानूनी ढंग से कानूनी मुद्दा बनाया, और इसमें वो कामयाब रहा कि ये व्यक्ति रूढ़ियों को नहीं मानता और ये अपराध है कानून द्वारा। वो कहीं से कोई किताब से ले आया और कह रहा है ये रूढ़ियों को नहीं मानता। तो मैंने कहा हाँ, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता और ना कभी मानूंगा। ये पारंपरिक रूढ़ियों को नहीं मानता। मैं आज भी कह रहा हूँ तो कहते हैं इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होगा, और वो एक पुलिस वाले को ले आया। ये बहुत पहले की बात है, शायद ये 2006-07 की बात है, शायद नहीं, यकीनन। यही मेरे राइट हैंड पे पीछे मैं यदि कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो इधर एक शॉप थी, इस शॉप में था सामान, एक ज़ीरोक्स मशीन, जापानीज़ एक ज़ीरोक्स मशीन थी, नाम भूल गया हूँ अभी, और एक 5 STD ISD PCO, मतलब इंटरनेशनल फ़ोन कॉलिंग से लेकर STD PCO था, ठीक है। 5 फ़ोन थे, 2 रिलायंस के, 2 टाटा के, और एक और था जो आइडिया का, जिनके बिल एंड डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, जो मैंने कोर्ट में मेंशन भी किए। ये जनवरी 2007 की बात है। तो 2006 के एंड में मैंने ये शॉप खोली थी। लगभग ये शॉप शायद 5 से 8 महीने रही। इस शॉप में मेरा कम से कम 80,000 रुपया बर्बाद हो गया उस समय। 80-85 हज़ार रुपया आमदनी ना के बराबर हुई। इसके अलावा बच्चों के छोटे मोटे खाने पीने के बिस्किट मैंने जो बाद में रख लिए थे, और बिस्किट, टॉफ़ी, छोटी मोटी जो चीज़ें यहाँ पे आमतौर पे चलती हैं, जो सप्लायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं, वो मतलब जो है कहते थे तो कि भाई ये रखो, ये प्रोडक्ट बिकेगा आपके यहाँ। ठीक है, मैंने रख लिया। इसके अलावा दुकान कम चल रही थी तो कुछ प्रोडक्ट मेरे को उसमें और शामिल करने पड़े कि एक प्रोडक्ट के बहाने दूसरा प्रोडक्ट सेल होता है, इसलिए ये भी रख लो, ये भी रख लो। तो कुछ चीज़ें मैंने रख ली, इवन बीड़ी, माचिस, सिगरेट भी रख ली मैंने। तो ये सारी बातें मैंने कोर्ट में भी मेंशन कर रखी है, यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। बात हो रही है मनुवादी सिस्टम के खिलाफ। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है मनुवादी कैसे खेलते हैं, मनुवादी कैसे आपके जीवन में शामिल होकर आपको बर्बाद करते, बर्बादी के तह तक ले जाते हैं। अभी पिछले वीडियो मैंने बताया था बच्चों की एजुकेशन में यही शख्स, मैं नंद किशोर, 2 करोड़ रुपया स्पेंड कर चुका हूँ सिर्फ स्कूलिंग में, ओनली स्कूलिंग में, सिर्फ स्कूल लेवल पर। अभी कॉलेज लेवल का बाकी है। खैर, मैं भी अगले उसी मुद्दे पे वापस आता हूँ। शॉप में और भी प्रोडक्ट्स, मेरे हाथ की मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ बाथ सॉप, कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन, मेरे हाथ की बनी हुई रिन, मेरे हाथ का बना हुआ सर्फ, और भी कई प्रोडक्ट्स शामिल थे, जो जब मैंने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पिछले सन 2002 से लेकर सन 2007 तक, नहीं 12 तक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करे तो लोगों को बहुत पसंद आए। लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। कि कुछ लोगों ने जो अननोन थे उन्होंने कहा था बहुत बढ़िया है, इसमें से एक मेड भी शामिल थी। उन्होंने कहा बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे, भैया साबुन और दो, और बहुत ही अच्छा है। कि ये निःशुल्क दिए था और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उनका कपड़ा बहुत साफ़ हुआ, बहुत अच्छा लगा। दुकान से जो महंगा खरीद के लाते हैं उससे इतना बढ़िया नहीं, तो भैया हमें और दो। भैया जी फ्रूट, ये प्रोडक्ट्स मेरे हाथ के बनाए हुए थे, इसके लिए मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मैंने ये किताबों से फार्मूले पढ़े सीखे, और महंगी किताबें मैं ख़रीद के लाया, उससे मैंने पढ़े सीखे। और फिल्म इंडस्ट्री में सक्सीड होने के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग, मार्केटिंग का मैं तो काम, सेल परचेजिंग का काम मैं पहले से कर रहा था, 16 साल की उम्र से कर रहा था, जिसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। इवन मैं बता दूं आपको, एक प्रोडक्ट भी कभी भी सेल नहीं हुआ दर की ठोकरें खाने के बाद में। मात्र 16 साल की उम्र से लेकर 16 साल का, 17 साल का
अखबारों में विज्ञापन आते थे, क्लासिफाइड विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन आज भी होते हैं, आज बहुत कम होते हैं, लेकिन उस समय कम से कम 4-4 पेज सन 2010 तक भरे रहते थे और इन्हीं से ही अखबार चलते थे। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति प्रिंट मीडिया में इन लोगों ने यहां से कमाई। खैर, उस मुद्दे पे कभी बाद में जाऊंगा, बहुत विस्तार है। मनु ने कितना खेला वो बताने जा रहा हूं। तो तमाम किस्म के उसमें वाहियात विज्ञापन आते थे, तो उनमें से मैं कुछ प्रोडक्ट सेल, रोज़गार वगैरह से संबंधित कॉलम में मैं जाकर देखता था, तो मैं उसमें फिर अपना जो है एक वो करता था, भाई हाँ भाई ठीक है, सॉरी मेरे दिमाग से नाम उतर रहा है, एक मिनट। हाँ, तो मैंने मार्केटिंग का चुना, उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके और अपना मतलब जो है प्रोडक्ट सेल करना। कहीं मेरा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। इवन इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई, गर्मी की दोपहर, मई जून की गर्मियाँ, और कई बार तो मुझे चक्कर भी आ गया। तो मुझे मेरे सभी रिलेटिव्स ने मना कर दिया, मेरे सभी शुभचिंतकों ने मना कर दिया, तू तो अभी बच्चा है, तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत, तू तो पढ़ाई कर, खाना खा और खुश रहे, ये सब मत कर, तू अभी बच्चा है और ये सब चीज़ें छोड़, ये तेरे बस का नहीं है, इन्हें रहने दे। वो बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने सोचा बच्चे को बता देंगे कि ये भारत है और यहाँ राजधानी में भी जातिवाद होता है बेटा, तो ये बच्चा घबरा जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे बताना उचित नहीं समझा। वही बच्चे के दिमाग पे बेटे क्यों आए, बड़ों को तो सब समझ में आ रहा था, मेरे मामा जी को, मेरी मौसियों को, मेरे चाचा ताऊ को, सबको समझ में आ रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरे सभी रिलेटिव्स ने, मेरे सभी शुभ चिंतकों ने, सभी पड़ोसियों ने, उस समय बचपन की बात बता रहा हूँ। तो अगर वो मुझे डायरेक्ट बता देते कि एट्रोसिटी का मैटर चल रहा है बेटा, इसलिए तेरे प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, तो उस वक्त मैं, मेरे वैवाहिक बंधन के दौरान मैं लगभग 25 साल का था और 31 साल की उम्र में मेरा वैवाहिक बंधन की मनोवादियों ने चालें खेल दी थी, जो शुरू से खेल रही थी, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। खैर, पापा जी CPWD में सरकारी ठेकेदार रहे, इसलिए अच्छा पैसा रहा। उन्होंने भी बहुत परेशानियां झेली हैं, ईमानदारी पे, बढ़िया वर्किंग पे, कंस्ट्रक्शन वर्क में, सरकारी डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में अच्छा पैसा उन्होंने कमाया और परेशानियां भी झेली, त्रासदियां भी झेली, जातिगत दुर्भावनाओं के कारण उनको भी लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। एक बार नहीं, हमेशा, बार बार, कई बार पेमेंट्स ब्लॉक कर देते थे, बस ऐसे ही, लेकिन मजबूरन सही वर्किंग होने की वजह से और अच्छा सब कुछ होने की वजह से मजबूरन उन्हें पेमेंट करनी को। तो पापा जी फिर वही, जैसे हम कम पे काम करते हैं, तो उन्होंने भी कहा कम अमाउंट पे, भैया कम पे ही कर दो। कई बार कहा, मेरे सामने की बात है। मैंने आर्किटेक्चर डिप्लोमा करने की कोशिश करी, लेकिन इसे डैमेज कर दिया गया मनुवाद द्वारा। मुझ पर कई हमले हुए। पहले दिन, जिस दिन मैं कॉलेज गया था, तो मुझे गाड़ी से उठाकर फेंक दिया गया था। ये एक बड़ी गाड़ी थी, लगभग स्कॉर्पियो जैसी, लेकिन उस वक्त स्कॉर्पियो नहीं होती थी। ये 1995 की बात है, कॉलेज के पहले या दूसरे दिन की बात है। आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक, GT करनाल रोड, दिल्ली। तो यहाँ जैसे ही मैं कॉलेज के दरवाजे पहुँचा, एक गाड़ी आई और उस गाड़ी ने मुझे पता नहीं कैसे साइड मारा कि शायद मैं 5-5.5 फुट ऊपर उछला। मुझे चोट कुछ खास नहीं आई, बहुत मामूली साइड लगी थी। तो मेरा लेफ़्ट घुटना, मेरा लेफ़्ट शोल्डर, इधर बहुत ज़बरदस्त चोट आई थी और मैं जख्मी नहीं हुआ, मतलब गुम चोट आई और कुछ दिनों में ठीक हो गया। कई दिनों तक, उस समय पेन नहीं हुआ, 2-3 घंटे तक, बाद में बहुत पेन हुआ घर आने के बाद में, बहुत ज़्यादा। तो सभी दोस्तों ने पूछा, सभी लोगों ने कॉलेज में पूछा, इसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी शामिल थे। उन्होंने उस गाड़ियों पे पत्थर मारे थे, लेकिन वो गाड़ी भाग गई थी, निकल गई थी मुझे साइड मार के। यदि सडनली लग जाता तो गाड़ी नॉर्मली जाती, लेकिन जब सही से साइड लगी और वो भी कॉलेज के गेट के सामने से, तो ये मैं बता रहा हूँ कि भारत में जाति व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। उसके बाद में मेरे सहपाठियों ने मुझे ये समझाने की कोशिश करी, इसमें गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थे, कि भाई इस तरीके से उस कॉलेज में उस लड़के को ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया। बसों में आते जाते समय बहुत हरासमेंट होती थी। इस हरासमेंट में दिल्ली पुलिस भी शामिल होती थी। मैं एक स्टूडेंट था, उस समय मात्र मैं 19 साल का था। मेरा 75 का जन्म है, मैं 1995 की बात बता रहा हूँ। तो मेरी कंस्ट्रक्शन की, तो हमें बचपन से मकान बनाया है, बचपन से आंखों से कंस्ट्रक्शन का काम देखा है। पापा जी की लाइन कंस्ट्रक्शन की थी, तो ये
सारी नॉलेज थी, लिंटन वगैरह, लंटर वगैरह और आर्चिस वगैरह, ये सारा सब कुछ पता था। ब्रिक्स और या स्टोन मशीनरी वगैरह वगैरह, ये ब्रिक्स की जब आर्चिस बनती है तो वो कैसे रुक जाती है बिना किसी सपोर्ट के, वो कौन सा उसमें इंजीनियरिंग लगी हुई है कि वो गिरती नहीं, फॉल डाउन नहीं होती, ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम के विरुद्ध वो वैसी एस्टेब्लिश रहती है, मतलब वहीं पे स्थापित रहती है, वो नीचे नहीं गिरती। तो ये मैं बुद्धिमत्ता की बात बता रहा हूँ, मैं आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ। इतनी इंटेलिजेंसी होने के बाद में जब मैं अपनी शीट्स डिज़ाइन कर वर्किंग जो होती है, साइट प्लान वगैरह वगैरह बनाकर, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाकर, किसी बिल्डिंग का साइट प्लान बनाकर जब कॉलेजेस में ले जाया करता था तो मनुवादियों में बड़ा तूफान उठता था। इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरी अच्छी थी, वैसे तो मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन बस मेरे इस एजुकेशन को मुझसे छीन लिया गया कई तरीक़ों से। इसके बाद मैं आर्किटेक्चर में गया और आर्किटेक्चर में मैं मतलब जो है के लेवल को अचीव कर ही रहा था कि सेकेंड ईयर तक मेरा ये एजुकेशन लेवल भी ख़राब कर दिया गया, बर्बाद कर दिया, मुझ पर कई हमले हुए। उसके बाद मुझे ये छोड़ना पड़ा कॉलेज मजबूरन। मैं भी तंग आ गया था क्योंकि कभी कोई मेरी शीट फाड़ देता, कभी कोई क्या कर देता, इससे मैं बहुत तंग आ गया था। लेकिन बच्चा था उस समय, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मैं कह रहा हूँ अभी तक नहीं पता था 2012 तक। 2012 में लगातार बढ़ते हुए जुल्मों के कारण मुझे ये समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। तब जाके मैंने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 ACP या DCP ऑफिस है शायद, ये अभी भी है, और 12 में मैंने यहाँ पे एक शिकायत लिखाने के दौरान फील किया और मैंने वो ऑफिसर को साफ बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है सर जातिवाद है। तो अकड़ गया मेरे से, मुझे अरेस्ट करने को हो गया। तो मैंने कानून की किताब उस समय पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि एक फ़र्जी मुकदमा पिछले 5 साल से यानी सन 2007 से मैं फेस कर रहा था। तो यहाँ तक छोटी मोटी कानून की ज़रूरी जानकारी मुझे उपलब्ध हो गई थी या मनुवादियों ने करा दी थी। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा सर ऐसा है, मुझे तो ऐसा लग रहा जातिवाद है, क्योंकि मैं इतनी सारी कंप्लेन दे चुका हूँ। कहीं ऐसा होता है कि झूठी कंप्लेन पे भी एक्शन हो जाता है, लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाता है, और यहाँ तो सच्ची कंप्लेन पे भी एविडेंस सहित भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। क्या बात है सर, कई साल हो गए कंप्लेन देते देते। स्पीड पोस्ट, जीमेल, ईमेल, स्पीड पोस्ट, बाय हैंड, मौखिक, वर्बली, कैसे भी करके तमाम तरीक़ों से, कई तरीक़ों से 100 नंबर पे कॉल करके कई तरीक़ों से मैंने शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन कोई एक्शन कभी भी मनुवादियों के खिलाफ हुआ ही नहीं। तब मुझे धीरे धीरे कहीं समझ में आ रहा था, मुझे इंट्रो मिल रहा था, मुझे पहचान मिल रही, मुझे समझ में आ रहा था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मामला ऐसा है कि ये इंसाफ वाली दृष्टिकोण नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा चल रहा है सब कुछ। और जब मैंने इसका पुरजोर विरोध 2016 में किया सोशल मीडिया के माध्यम से, कलम द्वारा, वाणी तो मैंने इस्तेमाल करी नहीं। 2013 में एक वीडियो डाली थी, फिर वो मेरे को मजबूरन डिलीट करनी पड़ी थी, उस पर अच्छे व्यूज़ आ गए थे। तो जानकारी के अभाव के चलते मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी और इससे मुझे भारी नुकसान हुआ। ये यूट्यूब पे डाली थी सन 2013 में। तो मैं थोड़ा सा भूलने का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें मतलब जो है, क्योंकि इतना प्रेशर माइंड पे है तो प्रॉब्लम तो आएगी ना भाई। तो ये हर चीज़ पे, हर लेवल पे जातिवाद कैसे होता है। अब मैं आगे जा रहा हूँ भाई। तो ये मैंने उनको कहा भाई मजाक में भी, ये सब मैंने बताया, और वो दुकान ठप हो गई उस फर्जी मुकदमे के अंतर्गत। यहाँ लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ और शॉप से ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, आते ही बढ़ता है। स्पष्ट था, वो लोग आज भी इस मोहल्ले में मौजूद हैं, और उन्होंने कहा स्पष्ट था, इसमें से 1-2 शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से भी बिलोंग करते थे। तो इसी को मेरे सबसे ज़्यादा एंटी यूज़ किया गया, और वो जनरल कैटेगरी का आज भी है, आज भी वो टशन में निकलता है, और उसको मैं अदालत में घसीटूंगा एक ना एक दिन। 2-3 हैं, इनको तीनों को मैं अदालत में घसीटूंगा, जनरल कैटेगरी के, बल्कि 3 से ज़्यादा हैं, लेकिन ये 3 मुख्य हैं। ये 3 वो थोबड़े हैं, वो चेहरे हैं, वो फेसिस हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हरकतें उस वक्त करी थी, खानदानों सहित, अकेले नहीं, खानदानों सहित। तो ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे शब्दों से नवाज कर। इतने में तो मेरे साथ बहुत कुछ हो गया। इसमें भाई साहब बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुस्लिम वर्ग के लोग भी शामिल थे। जातिवाद के विषय में जिन लोगों की अच्छी
पकड़ है वो अच्छी तरह जानते हैं कि जातिवाद का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और ये किस तरीके से किस लेवल पे होता है। क्योंकि ये मुस्लिम भी जो है आरएसएस के गुलाम है, डरते हैं मनुवादियों से, हिंदुओं से डरते हैं, और फिर ये हमें रिएक्ट करके भी दिखाते हैं, मतलब एक्टिंग करके भी दिखाते हैं उससे संबंधित। तो मैं इनको ये बता रहा हूँ कि भाई जो भी कुछ है ये अपराधीकरण किया जा रहा है तुम्हारा। हम तो तुम्हें चाहते हैं, मेरे पूर्वज भी मतलब जो है बहुत सारे मुस्लिमों में रहे हैं, हमेशा रहे हैं, यहाँ तक लाहौर तक में रहे हैं। और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता तो उधर मेरे पूर्वजों की काफ़ी संपत्ति वहाँ रह गई, जो भी छोटी मोटी थी, जो भी कुछ था, गाय, बकरी, घी के कनस्तर, कुछ जमा पूंजी। उस समय बैंकिंग वगैरह तो हमारे जो पूर्वज होते थे, कहाँ गरीब लोगों के पास क्या कुछ होता था। चांदी की कुछ प्रॉपर्टी, चांदी के कुछ सिक्के होते थे तो वो सब वहीं रह गया, ज़मीनों में गाड़ के रखते थे मटकों के अंदर। पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ, आज की नहीं। तो वो सब वहीं रह गया। भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो किसी तरीके से सिर्फ अपने प्राणों को बचाते हुए कुछ लोग वहीं रह गए हमेशा के लिए, तो कुछ लोग इधर आ गए, पूर्वजों की बात कर। तो ये सभी के साथ हुआ, इंडिया में अधिकतम लोगों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि भारत पाकिस्तान उस वक्त एक था ना। और मूर्ख मनुवादी इस पे भी खेलता है, दिमाग की कमी है। अब स्पष्टीकरण दूंगा। तो ये जो प्रोसेसिंग है मनुवाद की, ये कितनी ज़्यादा है, कितना फूट डालो, शासन करो, ये कर रहा है वो आपका अपराधीकरण करके। अंगुली माल अपराधी नहीं थे शुरू से, उनका अपराधीकरण किया गया, फिर उनका बौद्धिकीकरण किया गया, बौद्धिक उनको बनाया तथागत गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान से, बौद्धिक बल से, बल भी नहीं कहेंगे, बौद्धिक क्षमता से, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए। तो इस तरीके की तमाम बातें हैं। तो मैंने उनको बोला भाई मजाक में, और इस बात का उन्होंने माना, लेकिन दूसरी बात उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने जब डोली विदा होती है उस वक्त जबरन कहा नहीं नहीं ये तो लिसाना ही पड़ेगा, वरना लड़की भी विदा नहीं करेंगे हम। मैंने कहा ये गलत कर रहे हो, ये मेरे नियमों के विरुद्ध है। वो नहीं माने। 3-4 घंटे हो गए वेट करते करते। तो वो कह रहे भाई हम लड़की विदा नहीं करेंगे, जब ही करेंगे जब ये सामान जाएगा। कह रहे तुम्हें नहीं दे रहे, हम अपनी लड़की को दे रहे हैं। ठीक है भाई। तो इस पे मेरी 2 वीडियो हो जाएंगी अभी। इस पे एक है और एक मैंने 15-20-25 दिन से बल्कि रक्षाबंधन के आसपास बना ली थी। मैं उसे अपडेट नहीं कर पाया, एडिट सब हो चुकी है, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन एज ए यूट्यूबर मैंने नहीं किया। एज ए रिपोर्टर तो मैं कर देता, लेकिन फिर वो लोगों को व्यूज़ कम आएंगे, लोगों तक पहुँचेगी नहीं, इसलिए फिर मैंने उसको अभी अपडेट नहीं किया है। तो अभी भी मैं रात से ही उसी को करने की कोशिश करूँ, लेकिन कर नहीं पाया अभी भी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम स्पेंड होता है और मुझे ठीक से सटीक फार्मूला मालूम नहीं है। इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत कोशिश करके मैं उसको करूँगा, कि मैं ये नहीं चाहता कि उसके 100-200 ही व्यूज़ आएँ या 200-400 ही व्यूज़ आएँ या 1000-2000 व्यूज़ आके रह जाए। इसीलिए मैं उसमें थोड़ा टाइम गेन कर रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। खैर, तो ये सारे तमाम किस्म के हथकंडों से मैं बर्बाद हुआ, आबाद इंसान बर्बाद हुआ, आज़ाद भारत के गुलाम। जी हाँ, कई किताबें लिखी हुई कई लेखकों की। मूर्ख मनुवादी सिस्टम जो मेरे अल्फाजों को सुनता है, जब ये मैं इस वक्त वीडियो इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, इस वक्त भी और सोशल मीडिया पे देखने के बाद भी, तो उसको बुद्धि तो है नहीं, एक्चुअल तो ज्ञान नहीं है, मूर्ख है। ना SC/ST एक्ट का पता है, ना कानून का पता है, ना भारतीय संविधान का नहीं पता उसे। और यदि पता भी है तो जानबूझ के पागलपन का इस्तेमाल करके बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है। बहुत सारे खुलासे हैं, बहुत सारी वजहें हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरन मुझे यहाँ इस प्रकार से बतानी पड़ रही है और इस हालात में जीना पड़ रहा है। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, और अब ये मेरे बच्चों के साथ में कर रहे हैं। वे बच्चे जिन्होंने 17-18 साल से अपनी माँ को ही नहीं देखा है। 1.5-2 साल का मेरा बेटा था, उस वक्त उसकी माँ को इन्होंने स्नैच कर लिया। अच्छा, जो नाम मैंने अपने बच्चे का रखा, इस पर इन्होंने कोर्ट में जबरदस्त आर्ग्यू करी कि तेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, इतना बढ़िया नाम तो अपने बच्चे का कैसे रख सकता है। और इस पर जमकर बहस करी और कई दिनों तक कोर्ट में बहस चली। कोर्ट का, अदालत का नाम बार बार मैं मेंशन करना बुरा भी नहीं समझता, लेकिन
मैं जैसे समझता हूँ कि मैं ऊब गया हूँ। रोहिणी दिल्ली कोर्ट, रूम नंबर 314, सन 2007, 8, 9, 10 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज एडिशनल सेशन जज पंकज गुप्ता की अदालत में ये सब हुआ। फिर भी कहूंगा शुरू में तो जज जातिवादी था, लेकिन बाद में संभल गया था। उसने बाद में तो ये कह दिया था मैं इस केस में डिसीजन नहीं दूंगा, मेरी अदालत से ये केस बाहर ले जाओ। लेकिन मेरे वकील साहब ने कहा था ये केस कहीं तो चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट मतलब कोर्ट ये का लेवल यही रहेगा, लेकिन ये किसी भी कोर्ट रूम में तो चलेगा, इससे अच्छा यहीं चला लो। आप मना नहीं कर सकते, जज के पास, हुजूर के पास पावर नहीं है मना करने की, नकार नहीं सकते, ये केस यहीं चलेगा। तो मेरे खिलाफ जो मनुवादी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ था वो मेरे वकील को समझ में आ गया था, मुझे नहीं पता चल रहा था, मैं इनसे अनभिज्ञ था। तो उसी फर्जीवाड़े के अगेंस्ट मैं यहाँ गया था और जो मैं नहीं चाहता था वो हो गया। मैंने मेरे ससुराल वालों को उनकी नालायकी से उबारने के लिए, उससे बाहर लाने के लिए, उनको डराने के लिए ये मुकदमा एक्टिवेट किया था। और मैंने अपने वकील साहब को मना कर दिया था कि इस मुकदमे को थोड़ा लंबा चलाना, ये मुकदमा ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं डिवोर्स बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन ये मैंने अपनी पत्नी और उसके घर वालों को, उसके लोगों को डराने के लिए, उनकी दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए किया है। वो मुझे और मेरे परिवार को, बच्चों से, मतलब अब ये हो ही गया और इसके बाद बहुत बर्बादी होंगी। पर मेरे परिवार में 3 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि एक बार गलत अपराधीकरण हो जाता है ना, तो फिर वो बढ़ता चला जाता है और उसमें कोई हिम्मत मिल जाती है अपराधी वृत्ति के या कमज़ोर बुद्धि के लोगों में सोचने समझने की और परखने की क्षमता नहीं होती। तो वे फिर नुकसान के, हानि के शिकार हो जाते हैं। मैं अपना बचाव करता रहा, मुझे पता चलता रहा, तो मैंने ये बताया किस प्रकार से, कितने स्तरों पर। और ऐसा मेरे साथ ही नहीं हो रहा। ये जो कोर्ट रूमों में सैकड़ों फाइल डेली 70 मुकदमे एक कोर्ट रूम के अंदर होते हैं, ऐसे एक ही कोर्ट के अंदर दिल्ली में सैकड़ों कोर्ट, शायद बहुत सारी कोर्ट है, सैकड़ों तो नहीं लेकिन बहुत सारी कोर्ट है। द्वारका कोर्ट है, अरे भैया इधर रोहिणी कोर्ट है, इधर क्या बोलते हैं 30 हजारी कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कोर्ट है। एक कोर्ट रूम में कम से कम डेली 70 मुकदमों की फाइलें पेंडिंग रहती हैं और ये दशकों से हैं, 20-20, 30-30 साल से हैं, 15-15, 20-20 साल से हैं। क्यों है भाई? इमीडिएट डिसीजन और इमीडिएट जब तुम्हें पता है सच क्या है, इतनी तुम्हारा बौद्धिक क्षमता है, इतना ही तुम परख रखते हो, तो और जितना ही एविडेंस इसके बेस पे डिसीजन होता है, तो भाई तुम इसको तुरंत क्यों नहीं कर सकते? ज़रूरी है। और मेरे मामले में तो त्रासदी हुई है, एट्रोसिटी हुई है। हालांकि मैं इस मैटर पे नहीं, मेरा सब्जेक्ट जो था वो जातिवाद था, यह जातिवाद से संबंधित मामला मैंने यहाँ कहा है। मेरा कंसंट्रेशन, मेरा फोकस इतना ज़बरदस्त है कि मैं शुरू तो कहीं से हुआ था, और लेकिन एट्रोसिटी पे मेरी इस वक्त पकड़ बन रही है बहुत ज़बरदस्त, आपसे नहीं, और मैं कर ही रहा हूँ। इसमें चाय है, ये चाय मैं पी रहा था, इसमें नकली दूध से चाय बनी है। नकली दूध का पैकेट ये रहा भैया, ये देख लो तुम, नकली असली है। इस मुद्दे से मैं शुरू हुआ था। ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इसमें पॉइजन होता है। ये ब्रांड देख लो, ये पैकेट देख लो, ठीक है। अभी एक ब्रांड का और मैंने खुलासा किया था, हालांकि उस पर 30-40 व्यूज़ आए, लेकिन उस कंपनी पे असर आ गया और उस कंपनी ने अपनी उस गलती को, अपारदर्शिता को, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उसको ट्रांसपेरेंट किया। उन्होंने एक्चुअल कॉस्ट लिखी। पहले वो कॉस्ट लिखने में धोखा कर रहे थे, उससे उनकी सेल बढ़ रही थी। तो मैंने कहा जब तुम कॉस्ट उतना ही चार्ज कर रहे हो तो उतना ही लिखो ना यहाँ पे। ये मेरा ऑब्जेक्शन था और उन्होंने माना और उसको मान लिया। बाद में मैंने उसके कस्टमर केयर पे भी बात करी और उसके लगातार व्हाट्सएप पे मैसेजिंग आ रही है और अभी मैंने वहाँ से एक्सेप्टिंग शुरू नहीं करी है। और ये इसमें क्योंकि लगातार पॉइजन आ रहा है इसलिए ये तो आएगा नहीं अब घर में। ये है इसी के सिमिलर और एक और ब्रांड है, मैं जानबूझ के नाम नहीं लूँगा, लेकिन दोनों में पॉइजन आ रहा है और दोनों में बाई हैंड। अब 1 महीने से मैंने दूध लाना छोड़ दिया, अब 1 महीने से फैमिली ला रही है, तो मैंने कहीं से भी ले लिया। 4-4 किलोमीटर के एरिया से दूध लाया कि दुश्मन को पता ना चले कि मैं घर में दूध ले जा रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें पॉइजन मिला देता है। अब कैसे मिलाता है पैकिंग के अंदर पता नहीं भैया। मैंने इतनी चाय थी, इतनी पी ली और मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। अब इसमें चाय पेंडिंग रह गई। इधर मैं वीडियो कर रहा था तो मैं ये भी पी रहा था, मैं टेस्ट कर रहा था, जानना चाह रहा था एक्चुअल में है क्या। उससे मेरा वॉइस लेवल, क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ तो मेरा वॉइस का एक खास इस्तेमाल है, इसका एक खास अंदाज है और वॉइस एबिलिटी एक विशेष प्रकार का योगदान है मीडिया पर्सन होने की वजह से। मीडिया वर्किंग में
इसका एक खास महत्व है। तो मेरा वो वॉइस लेवल भी ख़राब हो जाता है, मेरी टोन बिगड़ जाती है, मेरी वॉइस लेवल की जो टोन है वो डिफरेंट लेवल पे आ जाती है केमिकल्स की वजह से। और मेरे विपक्ष के लोगों ने दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर, अपना बनकर, पराया बनकर, दुश्मन बनकर तो बात ही नहीं कर सकते मेरे से, लेकिन किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में उन्होंने ये किया। मेरी इस दाढ़ी का ऑब्जेक्शन आ रहा है, मेरे इस बालों का ऑब्जेक्शन। एक्चुअल में टकला रह रहा हूँ 2018 से, क्लीन शेव तो मैं वैसे ही रहता हूँ, लेकिन मैं टकला रह रहा हूँ। अभी ये बियर्ड बढ़ गई है, ये ऐसी बढ़ी है क्योंकि मुझे मेरे हिसाब की मूवमेंट नहीं मिल रही, मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ। तो इसका भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, इसलिए इसका भी मैं थोड़ा सा यूँ समझ लो एक्चुअल बता रहा हूँ कि वास्तविक का क्या है। इस सारे हालात में मैं इतना व्यस्त रहता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले मेरे मूर्ख मनुवादी विरोधी तत्वों को ये डाउट हुआ कि मैं दाढ़ी बनवाने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं, शेविंग बनवाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझ पर कमेंट किया, इसको ब्रेन वॉश कहते हैं। तो उन्होंने, उन बेचारे मूर्ख हैं, तो मूर्खों ने अंदाज़ा लगाया और कि उन्होंने वर्बली कहा, जो सीसीटीवी फुटेज में, लाइव सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है, तो कहा इनडायरेक्टली मुझे बोला कमेंट कर तंज कस के कि मैं शेविंग बनवाने जा रहा हूँ। मैं जबकि नहाने जा रहा था, क्योंकि लगातार बिजी रहने के कारण मुझे 2-3 दिन हो गए थे नहाए हुए। तो मैं छत पर नहाता हूँ, खुले में नहाता हूँ, जिसका मनुवादियों में काफ़ी तूफान है, परेशान है। अब मैं छत पे नहा रहा हूँ, 48 साल का आदमी हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ, तो मैं अपने छत पे नहा रहा हूँ, अपने घर के छत पे नहा रहा हूँ, अपने घर के पानी से नहा रहा हूँ। तो मनुवाद रोता बिलखता है, कुछ ना कुछ ड्रामा खेलता है, बाज नहीं आता ये। और क्योंकि मेरे जो बाथरूम्स हैं घर में, तो बाथरूम 10 तरह के हैं, लेकिन उनमें पानी की कमी है, पानी की दिक्कत है, पाइपलाइंस के अंदर दिक्कत हो रखी है, जिसकी वजह से पानी प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है जितने हिसाब से मुझे पानी चाहिए। तो ऊपर भी नहीं रहा है, मुझे बैठ के नहाना पड़ता है, जबकि मैं खड़े होके नहाता हूँ। तो पानी का जो मैंने पाइप डाल रखा टंकी में, तो उसका लेवल डाउन हो जाता है। ये इतने में भी दिमाग लड़ाता है कि हमसे डर के बैठ के नहा रहा है। तो ये मनुवादी सिस्टम के लोग हैं, ये मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, ये तिल तिल खेलते हैं, चप्पे चप्पे में खेल रहे हैं। मैंने शब्दतः शिकायतें दर्ज करा रखी हैं 2016 के बाद से, क्योंकि इन्होंने मेरे घर के एक आदमी की हत्या कर दी थी, खास परिवार के खास सदस्य की हत्या कर दी थी, जो मुझे मेरे प्राणों से भी प्यारा था, उसकी हत्या कर दी थी इन्होंने रेगुलर रूट पर हिंट देकर और दहशत बैठाने के लिए इन्होंने उनकी हत्या कर दी रेगुलर रूट पर। वो एक बड़ी पोस्ट पर थे, एजुकेटेड थे, ब्रिलियंट थे, शरीर में ताकतवर थे। पीछे से हमला करा, घेर कर मारा। ये हत्या का जो प्रोसीजर उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिख के भेजा ना, उससे पता चला मुझे, क्योंकि उनके शरीर पे भारी कहीं चोट नहीं थी, एक जबरदस्त यहां प्रहार हुआ था, इधर ही थोड़ा सा गुम चोट बताई है, भारी गुम चोट लगी है, और नाक से हल्का सा खून आया पोस्टमार्टम के दौरान, पहले नहीं आया। और पुलिस ने डेड बॉडी जो बताया कि वो मृत घोषित कर दिया जब डॉक्टर ने और पुलिस ने, तो उन्होंने ये बोला, तो मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनके नज़दीक नहीं जाने दिया गया, मुझे रोक लिया। ये 21 मई सन 2017 की बात है, रात के 1:45 से 2:30 बजे के बीच की बात है ये, जब इस हादसे का पता लगा और मैं वहां पहुंचा। उस वक्त मेरे हालात बहुत बुरे थे, और जिस वक्त उनकी हत्या की जा रही थी, तो इस मोहल्ले में एक बहुत जोर से अनाउंसमेंट की गई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। तो ये मनुवादी सिस्टम के लोग हैं, और इसकी चेतावनी मुझे उस फर्जी मुकदमे के दौरान ही दे दी गई थी। और भी बहुत कुछ है, मैं वर्ड टू वर्ड यहां कह नहीं रहा हूं, बल्कि कह देता हूं। बहुत बातें हैं, मनुवाद इसके बाद और भी हत्याएं कर सकता है यहां से प्रेरित होके, क्योंकि मूर्ख लोग हैं, और मूर्खों को सजा देना मेरा काम है। जब मैं, इन्होंने मुझे कहा तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दुनिया में शोर नहीं मचा, पता सबको था, इनकी प्लानिंग थी, और उससे रिलेटेड मेरे पास में वीडियो एविडेंस है, जिसके पीछे मेरे 6.5 लाख रुपए के कैमरे डैमेज कर दिए गए हैं, ताकि वो एविडेंस दुनिया के सामने ना आ सके, उस एविडेंस को खत्म करने के लिए। लेकिन वो एविडेंस आज भी मेरे पास मौजूद है, और आज भी दुनिया के सामने आएगी वो एविडेंस, क्योंकि इसको उसी वक्त मैंने कई शक्लों में कॉपी कर लिया था। रिलेटेड मैंने कंप्लेंट भी डाली थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ।
उल्टा पुलिस वाले मुझे तमाम किस्म से डराने धमकाने की कोशिश। ये सार्वजनिक अपराध था जिससे रिलेटेड मनुवादी अपने अपराध की प्रोटेक्शन करने के लिए आज भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तमाम लेवल पर अपराध कर रहे हैं और मेरा अपराधीकरण कर देना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। मनुवाद ये चाहता है मैं उनकी छिताई पिटाई कुटाई ठुकाई कर दूं, उनको गाली गलौज करूं और मेरे खिलाफ एक मुकदमा एक्टिव हो जाए। लेकिन मनु के इस सिद्धांत को फेल करते हुए, मनु के इस छल बल और उसके षड्यंत्र, उसकी फौजदारी, उसकी जालसाजी को समझते हुए, उसके डकैती सिस्टम को समझते हुए, बौद्धिक प्रवृत्ति पर डकैती डालने की सिस्टम को समझते हुए, उसी पर प्रहार करते हुए, उसी के अगेंस्ट उसकी प्रोसेसिंग को कैप्चर करते हुए क्रॉसिंग वे में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं और मनु तिलमिलाता जा रहा है। मनु में बौखलाहट, अभी मैंने एसएसडी की वीडियोस कल ही शाम को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई, नहीं तो सीसीटीवी लाइव फुटेज कैमरा में बौखलाहट है मनु की। यदि मैं यहां झूठ बोल रहा हूं, मनु बौखला गया जैसे ही मैंने स्टेटस अपडेट किया ना, आवर्स के अकॉर्डिंग, टाइमिंग के अकॉर्डिंग, इधर लाइव फुटेज में से मैं वो वीडियो कट करके निकाल दूंगा, तो उसमें से ये मैं आपको बता दूं मनु कितना बौखला गया। पैसे तो पल पल करता रहता हरकत, लेकिन उस वक्त इतना बौखला गया, इतनी बौखलाहट में आ गया कि वो अपना आपा खो बैठा। इतनी इनको जल्स होती है हमारी लाइफ की प्रोग्रेस से, हमारे प्लस से। समता सैनिक दल की कुछ वीडियो मैंने अपडेट्स करी, जबकि 23 को बन गई थी, 23 की बनी हुई है वीडियो, और 24 की सुबह से पहले मैंने अपडेट कर दी थी सारी वीडियो सोशल मीडिया जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। लेकिन तब इतना नहीं बौखलाया था, बौखलाहट तो थी, लेकिन जैसे ही मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो अपडेट्स करी, क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिल रही थी ना एक सेकंड की भी, तो मनु बौखला गया इतना कि पागल हो गया, अपना आपा खो बैठा। यह है मनु। और हम इतना अपराधीकरण इनका सहने के बाद में भी, इतना खो देने के बाद में भी, परिवार के 3 लोग मर गए। जीवन संगिनी मनुवाद के यहां रुंध रही है, और बच्चों की मां, जी हां, बच्चों की मां मनुवादी प्रोसेसिंग में फंसकर, मनुवाद की शिकार होकर उनके यहां रुंध रही है। इसके बाद भी मेरा नियंत्रण नहीं खोया, और जब मैंने इनको रिप्लाई दिया, इनको जवाब दिया, तो ये बौखला के पूरी दुनिया में शोर हो गया कई लेवल पर। मैंने बोला तो अपराध, और तुमने बोला और तुमने किया सार्वजनिक तौर पर, सबके सामने, कैमरे की नॉलेज में, कैमरा की मौजूदगी में। TRV-22E सोनी हैंडीकैम 20 मार्च 2011। मेरे साइलेंट रहने की उस वक्त वजह यह थी, मेरे पास में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो मुझ पे ही निर्भर करते थे। मां को तो मनुवाद ने जनवरी 2007 में छीन लिया था, तो बच्चे मुझ पर या ग्रैंड पेरेंट पे निर्भर करते थे। तो ग्रैंड पेरेंट अपने हिसाब से परवरिश करेंगे। बच्चों के स्कूल टीचर्स ने मुझे समझाया, क्योंकि मैं तो उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, इतना डिप्रेस था मैं कब सुसाइड कर जाऊं, इसलिए उन्होंने, मतलब ये भी प्रोसेस मेरी पत्नी ने खेला था, ये सुसाइड कर जाएगा, यहाँ फंसा तो लिया इन्होंने मुझे, लेकिन ये तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो इसको थोड़ा सा बहुत मतलब हाई लेवल का, अच्छी लेवल का है ये, इसको तो थोड़ा है समर्थन देना पड़ेगा, इसकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, इसको थोड़ी सी गाइडलाइन देनी पड़ेगी, वरना ये है ना, मतलब जो है बहुत वैसा है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ईमानदार है कि मैंने अपराध किया नहीं तो मेरे साथ अपराध कैसे हो गया, सोच सोच के मर जाएगा। इसलिए इसको है ना थोड़ा सा, या सुसाइड कर जाएगा और बच्चे देखते रह जाएंगे, क्योंकि मुझे तो मनुवाद ने हड़प लिया। ये मेरी बीवी ने इन लोगों को गाइडलाइन दी और इन्होंने फिर मुझे गाइडलाइन दी। भाई बच्चों के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है, बच्चों के लिए मेरा सही रहना जरूरी है, बच्चों की, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं और बच्चों की परवरिश। ये शुरू में सन 2008 में 7-8 में मुझे ये गाइडलाइन बच्चों के स्कूलों से मुझे मिलने लगी। इससे मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, क्योंकि हमारे लोग ओबीसी भी तो है ना, ओबीसी भी तो मनुस्मृति के अनुसार शूद्र में आते हैं, तो उन लोगों ने मुझे ये गाइडलाइन दी, गाइडलाइन जारी करी। उससे मैं थोड़ा सा
और पहले से ही मैं बौद्धिक प्रवृत्ति का था, तो मैं अपने आप को नियंत्रण तो बनाया हुआ था, बचपन से योग आदि करता हूँ मैं। और योग तो एक शारीरिक कंट्रोल के लिए है, तो बचपन से ही ध्यान आदि मैं करता हूँ, जिसका कोर्ट में ऑब्जेक्शन किया गया कि तू करेगा, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात, तू ऐसा होके मतलब इतने ऊंचे पे जाएगा, तो हमारी बराबरी करेगा। शब्द था, पता नहीं ये 60-70 साल के 10-12 बूढ़े कहाँ से आ गए थे, जिस अदालत का मैंने यहाँ बार बार नाम मेंशन किया है, उस अदालत में। और ये पुलिस के लोग नहीं थे, पता नहीं कौन थे, वकील नहीं थे ये लोग, कोर्ट के लोग, जजेस नहीं थे, पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानता। लेकिन इन्होंने तुझे हमने पहचान लिया, लेकिन तूने हमें नहीं पहचाना, वगैरह वगैरह, तुझे देखेंगे हम, जैसा तू कह रहा है वैसा ही तुझे करके दिखाएंगे, अभी तो इतना किया, अब इससे ज़्यादा करेंगे, देख हम क्या करेंगे, और भारत में मनुस्मृति लाएंगे। मैं जानता भी न था, देख भारत में मनुवाद छाएगा, तू रोक के दिखाइयो हमें, तेरे अपनों को ही तेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। रियली बोल रहा हूँ, उस वक्त की रिकॉर्डिंग भी हुई है, हमारी तरफ से भी हुई है और दूसरों की तरफ से भी हुई है, विपक्ष की तरफ से भी हुई है। लेकिन ये 17-18 साल पुरानी बात हो गई, इसलिए आधे से ज़्यादा सबूत चोरी हो चुके हैं। वही जिन लोगों के खिलाफ मैं एक्टिव हूं, विरोधी तत्वों ने ये सारे एविडेंसेस को चोरी कर लिया है। कुछ ना कुछ मेरे पास अभी भी है, एक पर्याप्त सबूत मेरे पास आज भी है। तो क्या उस अदालत को नहीं पता एविडेंसेस क्या क्या है, एक्चुअल फैक्ट्स क्या है? जिस अदालत में 4 गवाह झूठे साबित हो गए, जहां 17-18 साल से एक फर्जी और झूठा मुकदमा चल रहा है। जब तुम्हें पता है, तुम हमसे ज्यादा बुद्धिमान भी हो, तो क्यों फर्जीवाड़ा खेल रहे हो? बुद्धि नहीं है तुम में, या जानबूझ के मनुस्मृति का पालन करते हुए अपराध कर रहे हो? कानून का खौफ नहीं है तुम्हें? ये वीडियोस और ये मुद्दे तो मैं अलग अलग वीडियो में कहना चाहता था, लेकिन इसी में सब मैश हो गया, इसी में सब मुझे कहना पड़ गया मजबूरन। बात हो रही है मनुवादी सिस्टम की, किस लेवल पर, किस स्तर पर और किस प्रकार से मनुवादी सिस्टम के लोग खेलते हैं और अपराध करते हैं। तो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये हमें समझाएंगे काले अंग्रेज, विदेशी आर्यंस, यहूदी। अभी सोशल मीडिया पे कल परसों पिछले 2-4 दिन में कुछ वीडियोस अपडेट करी हैं, जब जाके मनुवाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करी, इतिहास को खंगालने के बाद में ये पता लगा। मैं साइंस के विद्यार्थी हूँ, मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है, मुझे ये ज़्यादा नहीं पता, तो हिस्ट्री में मेरी कोई रुचि नहीं रही कभी भी। तो मैं तो थोड़ा साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, थोड़ा क्या पूरा, जब तक एजुकेशन करी तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन साइंस नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरी पढ़ाई छीनी गई मुझसे। तो मैंने फिर साइंस मेरे से छूट गई, और मेरे से एक आ गया, बीए कर। अरे बीए है क्या यार? नहीं करनी बीए। बीए ये कोई एजुकेशन है? पढ़ाई है ये कोई? चूहा भी कर लेगा बीए, कोई डरपोक कायर लोग भी कर लेंगे बीए। बीए भी कोई एजुकेशन है? बस साइंस पढ़नी चाहिए सिर्फ। सॉरी, बीए भी एक एजुकेशन का सब्जेक्ट है, और इसे भी पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो पढ़े भैया जिसकी रुचि है। मेरी नहीं थी रुचि, ना मुझे समझ में आती, ना मुझे पल्ले पड़ती। मैं अपने स्टूडेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। खैर अब तो मुझे, जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, एज ए रिपोर्टर काम कर रहा हूँ बहुजन मीडिया में, तो अब मुझे बेचारा इतिहास खंगालना पड़ता है, समझना पड़ता है, और वो भी ज़रूरी है, जीवन का एक हिस्सा है। तो मेरे को साइंस ईजी लगती थी। मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, मुझे ज़रूरत नहीं है। 2 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, 20 बार पढ़ लिया, लेकिन मेरी रुचि नहीं खत्म होती थी उसमें से, उसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म नहीं होता था। मनुवादी मसालों में मिर्च उठ गई। आज भी मेरा विरोध होता है, इसने कोई छोटा काम नहीं करना, इसने सारे काम बड़े करने, इसलिए ये ऐसा है, ये तो ऐसा इसलिए है, दाढ़ी तो इसने इसलिए बढ़ा रखी है। अरे हर तरीके से ऑब्जेक्शन होता है, डायरेक्ट वे में कोई नहीं कहता। मैं फिर यही कह रहा हूं कि मैं अपने लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्लीज मनुवादी प्रोसेसिंग को समझे। शायद ये इसीलिए मैं ये वीडियो मेंशन कर रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, बता रहा हूं, इंस्टॉलेशन कर रहा हूं। मनुवाद को आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो फुटेज के माध्यम से हकीकत पे आधार पे, बेसिक फैक्ट्स के आधार पे बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमारा समाज मनुवाद के मकड़ जाल में, मनुवाद के लपेटे चपेटे में इतना ज्यादा है, मनुवाद की चाशनी में इतना जहरीली चाशनी में डूबा हुआ है, जैसे आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन व्यथित हो रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। हत्याएं आप हमारे लोगों की हो रही हैं, मृत्यु हमारे लोगों की हो रही है, आत्महत्या हमारे लोग कर रहे हैं, तमाम किस्म के अपराध हमारे ही समाज पर प्रैक्टिकल के रूप में किए जा रहे हैं। ये हकीकत है।
हमें इसको समझ लेना है। मुझे यहाँ अपने निजी जीवन की बातें बता देने, कह देने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अपराध के खिलाफ जा रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। अपराधीकरण से मैं इतना व्यथित रहा, मेरा भी अपराधीकरण हुआ है मनोवाद के कारण, लेकिन मैं अपराधी हुआ नहीं। तो इतना व्यथित रहा मैं इतने, क्योंकि अच्छाई बुराई की लड़ाई चलती रही। मनोवाद बुराई करता रहा, बुराई फैलाता रहा, बुराई का विस्तार बढ़ाता रहा। इधर से मेरी जो बौद्धिक संस्कृति थी वो मनुवाद पे हावी होती रही, मनुवाद को रोंदती रही, ऐसे ऐसे करती रही, मनुवाद को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश करती रही। हुआ ये कि बौद्धिक स्तर की जीत हुई, बौद्धिक स्तर बढ़ता चला गया, बौद्धिक लोग और ज्यादा एक्टिवेट हो गए और मनुवाद अब सख्ते में है, परेशानी में है, मनुवाद व्यथित है, मनुवाद तिलमिलाया हुआ है। यह मनुस्मृति का पालन करने वाले लोग गैर कानूनी है और इनकी जगह जेल में है। सच्चाई के आधार पर मैं इतना बोल पा रहा हूं। 2013 में मुझे आर्टिकल 19 का नहीं पता था, 2016 में भी नहीं पता था, शायद 17 में थोड़ा बहुत पता चला। उससे पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं 2013 में भी ऐसे ही बोल रहा था जैसा बोल रहा हूं, शायद इससे भी ज्यादा आक्रामक ढंग से। आक्रामक मतलब हमलावर नहीं है, आक्रोश है। तुम अपराध करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और हमसे भूल चूक में या तुम्हारे द्वारा अपराधीकरण करने के दौरान हमसे जरा सी भी कहीं गलती हो गई या हम अपना आपा खो बैठे तो वो अपराध हो गया। अरे वारे मनुवादी, मूर्ख हो, नालायक हो, अरे धूर्त हो, अरे महामूर्ख हो, अरे गधे की औलाद हो। आक्रोश में निकल गया मुंह से। अरे निरे मूर्ख होके हमें गाइडलाइन देंगे। जब मैं, अभी मेरी पीठ नहीं है दरवाजे की तरफ, वरना अधिकतम मैं यहाँ ऐसे, क्योंकि मनुवाद ज़्यादा दृष्टि भ्रम उत्पन्न करने की जालसाजी करता है, तो बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करता है, तो उससे मैं बहुत मैं प्रभावित नहीं होता, लेकिन ये करता है। तो मेरा काम है इसमें एडिटिंग का, डबिंग का, वॉइस इसमें कई बार डालनी पड़ती है, तो वो वॉइस इनकी मिक्स हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर अभी इस तरीके से बैठा हुआ। तो कंसंट्रेशन डैमेज करने की पूरी कोशिश करते हैं, यहीं दरवाजे पे रुक जाएंगे, गाली गलौज करेंगे, दरवाजे में भिड़ेंगे, पत्थर मारेंगे, बम फोड़ेंगे, लगातार करते हैं। और इनके समर्थक यहीं आसपास हैं 2-4, और ये इसमें पुलिस का योगदान है, स्पष्ट कहता हूं, आज पहली बार नहीं कह रहा, ऐसा नहीं है आज कह रहा हूं कि अपने बहुजन क्रांतिकारियों से सीख के कह रहा हूं, नहीं, सच स्तर पर बोल रहा हूं और बिल्कुल फैक्ट है। लाइव फुटेज में, सीसीटीवी लाइव फुटेज में इनकी तमाम हरकतें कैद हैं, जो कोर्ट एविडेंस के रूप में मैंने संभाल के रखी हैं कि कभी कोर्ट में काम आएंगी मनुवाद के खिलाफ। और इसमें पुलिस का योगदान है उसी फर्जी मुकदमे के अंतर्गत। तो मेरा कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं ये पूर्णतः अपराधी होते हैं, इनका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। हर स्तर पर ये अपराध करते हैं, पानी, दूध, रोटी, सब्जी, हर चीज़ में जहर मिलाते हैं। मेरे घर में परिवार बड़ा है, परिवार की उतनी आवश्यकता है और शायद हर घर में इतना ही दूध जाता है, इतनी क्वांटिटी में, इतने लेवल के परिवार में, तो सदस्यों के हिसाब से दूध आता है। और अभी मैंने 1-1.5 महीने से दूध लाना बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें विजिटिंग बढ़ती जा रही थी और दूध खराब ही आ रहा था। तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी इनके हिसाब से ज़्यादा आती है, तो उसको देख के व्यथित होते थे, चेजिंग भी करते थे, ट्रेसिंग भी करते थे। जहाँ दूध लेने जाता हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास, वहाँ पहुँच के भी हरकत करते थे। इनके ड्रामे मेरे कैमरों में कैद भी हुए लगातार। तो फिर इन्होंने पॉइजनिंग शुरू कर दी डायरेक्ट, रेगुलर। फिर मैंने दुकान चेंज करी, आज इस दुकान से, कल उस दुकान से, जगह जगह से दूध लाने लगा। बता दूं तो कि हर वक्त कैमरा एक्टिवेट रहता था मनुवाद के अपराधीकरण को कैद करने के लिए। तो अब ये मतलब जो है तिल मिला के बौखला गए।
फिलहाल बहुत ज़्यादा बातें हैं और ये मनुवादी सिस्टम का प्रकरण है और इसको हमें भारत से हर हाल में ख़त्म करना है और मनुवादियों को यदि नहीं सुधरे तो जेल में ही डालना पड़ेगा, कोई और अन्य उपाय शेष नहीं रह गया है। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ ना, इस पे भी अपना दिमाग दिखाते हैं ये। अच्छा, जब ये गली में हरकत करे तो वो अपराध में काउंट नहीं होता। जब मैं उसका विरोध करता हूँ तो ये सब मेरे सारे अगेंस्ट हो जाते हैं, उनकी वकालत करते हैं ये। ऐसे ही जब मैं थानों में शिकायतें देने गया तो 20 मार्च 2011 का भी मुद्दा कह दूं और थानों की शिकायतों दोनों कहूंगा। 20 मार्च 2011 को मेरे खिलाफ गुंडा गैदरिंग हुई थी, होली का दिन था और बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, तो इस घर में भी वाइट वॉश हुआ था, उस घर में भी वाइट वॉश हुआ था। तो बच्चे ग्रैंड पेरेंट यहाँ छोड़ गए थे थोड़ी देर के लिए। अब बच्चे मेरे साथ छत पे चले गए। मैंने कहा बच्चे हैं छोटे नन्हे मुन्ने, मानेंगे तो नहीं, खेलेंगे ज़रूर। उस समय तो मुझे बुद्धिज़्म का और बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट का और संविधान का, ये जय भीम का कोई नॉलेज थी नहीं। 20 मार्च 2011 की बात है। मैं जब दोनों बच्चों को छत पे ले गया, इनको पापा जी ने, मैंने होली से संबंधित सामग्री लाके दी, पिचकारियाँ वगैरह, रंग वगैरह, गुलाल वगैरह। बच्चे दोनों छोटे थे, बहुत छोटे थे उस वक्त। तो ये दोनों मेरे साथ छत पे गए और सबसे ऊपर जाके टॉप फ्लोर पे, इसी पोर्शन पे, ठीक इसी के ऊपर सीधा, यानी हादसा स्थल से जो जहाँ से अपराधीकरण किया गया था, एक माहौल रचा गया था जानबूझ के और इसकी प्लानिंग थी बहुत ज़बरदस्त। ये मुझसे जीत नहीं पा रहे थे चमारू में, इनके अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, वैसे हम बौद्धिक हैं तो जीत नहीं पा रहे थे। तो ये ऊपर गए और इन्होंने एक प्रोग्रामिंग कर रखी थी। अब बच्चे ऊपर गए तो मैं वहाँ बच्चों के साथ मतलब जो है गया और मेरे हाथ में कैमरा हमेशा रहता था। तो बच्चों की वो स्वीट मेमोरीज़ कैप्चर करने के लिए मैं ले गया कैमरा। अब इन्होंने मुझे वहाँ से पहले घूरना, बच्चों को घूरना, गुड़िया को घूर रहे थे। अब बच्चे होली खेलेंगे तो बच्चा जो है थोड़ा होली के रंग में और भीग गया। अब गुड़िया को ही देख लेंगे, मात्र मेरी बिटिया उस समय शायद 9-10 साल की थी। अब ये घूर घूर के देख रहा है एक 50-60 का, जिसकी बेटी आज यानी 20 मार्च सन 2011 में उसकी बेटी भी कम से कम 21 साल की होगी और वो यहाँ का निवासी नहीं था। ये मेरे फर्जी मुकदमा वालों ने उसको इंस्टॉल किया था। अभी वो यहाँ से भाग चुका है, क्योंकि जब मैं बहुजन मीडिया में एक्टिव करता हूँ वो भाग गया यहाँ से। कोई बात नहीं, ढूंढ लूँगा उसको मैं, चाहे ढूंढने में के लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो उसके बाद मैं वहाँ गया, तो इसने वहाँ से कम 50-60 लोग, तो वो एक छत पे और कई छतों पे कम से कम 350 लोगों ने लगातार गाली गलौज करा। कम से कम 5.5 मिनट का वीडियो फुटेज हुई। जब मैंने उनकी तरफ वॉच किया तो उन्होंने गाली दी तो मैं थोड़ा सा मतलब जो है विरोध में आ गया। मैंने कहा तो उसने और गालियाँ दी। वहाँ से उतर के मेरे दोनों छोटे बच्चे थोड़ा घबराए, रोने। मैंने बेटा घबराना नहीं, मैं देखता हूँ इनको। मैं गया और मैंने इनका मुकाबला किया और इनकी हर हरकत को कैप्चर किया। इन्होंने मुझे कैमरा बंद करने के लिए, वो फुटेज मेरे पास मौजूद है आज भी। फिर पुलिस ने और एससी कमीशन ने, ह्यूमन राइट से, तो पुलिस वालों ने मुझे पता क्या कहा, इससे पहले ही कह रखा था कहीं भी चला जाइयो, पुलिस ही आएगी थाने से और कंप्रोमाइज करा के चली जाएगी तेरा। आएंगे हम ही, कहीं भी कंप्लेंट देने। फर्जी मुकदमे के दौरान भी इन्होंने कहा मेरे को कई बार, कहीं भी चला जाइयो, आएंगे हम ही, हम नहीं आएंगे कोई और आएगा, लेकिन आएंगे हम ही और हम ही तेरा ये सारा खेल बिगाड़ेंगे। अब सोच लो, वर्ड टू वर्ड ऐसे कहा था, जिसकी ऑलरेडी मेरे पास में कई शक्लों में ऑडियो अलग, वीडियो अलग और कई एंगल से रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो कि मैं अदालत में कई बार पहुंचाने की कोशिश कर चुका हूं। इसमें से आधे सबूत मनुवाद ने चोरी कर लिए हैं। तो यह हकीकतें हैं और इसीलिए इन्होंने हत्या कर प्रक्रम खेला कि शायद मैं डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा और पीछे हट जाऊंगा। नहीं मनुवादियों को तो जेल पहुंचाकर ही दम लूंगा, विरोधी तत्वों को जेल पहुंचाकर ही दम लूंगा। एक नहीं, सैकड़ों वकील खड़े कर दूंगा अदालतों में, कोर्ट रूम में 1-2 वकील नहीं, सैकड़ों। खरीदो, कितने वकील खरीदोगे? हर वकील नहीं बिकता। तो सच्चाई भी कोई चीज़ होती है, इंसाफ भी कोई चीज़ होती है।
हकीकत भी कोई चीज़ होती है। तो ये हकीकतें हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं, खुलासे बहुत सारे हैं, लेकिन ये हर बात का यहाँ स्पष्टीकरण करना पॉसिबल नहीं। वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पीने के पानी में जहर। ये परिवार वाले नहीं मिला रहे भैया, पैकिंग में आ रहा है, ब्रांड पैकिंग में ISIS का है, इसमें पॉइजन है। मैंने अपनी आंख में पानी डाल के देखा तो मेरी आंखों में मिर्ची लगी। एक दिन नहीं था, उसके बाद लगातार हर बोतल में निकल रहा है। एक अलग पैकिंग में 2 पैकेट दिखाए थे ना पिछले वीडियो में, उनमें से एक पैकेट में कम था, इसमें ज़्यादा था, एक दूसरे पैकेट में ज़्यादा था। इवन बिजरैली की में भी निकल रहा भाई, सिर्फ इसी में नहीं कह रहा मैं। और बिजरैली मैंने कस्टमर केयर पे बात भी करी तो उन्होंने कहा डायरेक्ट हमसे लो, लेकिन ये वहाँ भी मिला देंगे भाई। और ये सारी चेतावनियाँ इन्होंने मुझे वही कोर्ट रूम में जहाँ मैं इनके अगेंस्ट एक्टिव हुआ था वहाँ दी थी। तो मेरे बच्चे का इसी सिमिलर नेम यहाँ आप किसी ने कहा, आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। मेरे बच्चे के बर्थ के 1 या 1.5 महीने बाद मैंने नाम ढूंढने में, नाम सर्च करने में, नाम सोचने में 1.5 महीना लगा दिया था। ब्राह्मण से रखवाऊंगा, उल्टे सीधे नाम रखेगा। आपको पता है हमारी कम्युनिटी में कैसे नाम रखे, और वो नाम मुझे पसंद नहीं, मुझे मेरा नाम भी पसंद नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब है तो क्या करें, डॉक्यूमेंट्स में यही नाम है, अब नाम बदल नहीं सकते। तो इसलिए मैंने मेरे बच्चों के नाम बचपन से ही सही रखे। तो बेटे का नाम से ये बड़े अफेक्टेड हुए और बड़ा ऑब्जेक्शन किया। अभी मेरे बच्चे के नाम की कॉपी करके पड़ोस में किसी ने रखा हुआ है जो विरोधी तत्व है, इसने 1995 में यहाँ आके बसे और इन्होंने मेरे को ये कहा था, अभी इनके कानों में पड़ रही है, इन्होंने 1995 में कहा था आज देखो इनको ये चमार कैसे, चूड़े चमार कैसे ऊपर जा रहे हैं, स्पष्ट कहा था शब्दों से। तब हमें नॉलेज नहीं थी। कहा आज देखो इनको ये कैसे पनप रहे हैं, ये कैसे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे, अब इनके हाल देखना क्या हाल होंगे। और वाकई उसके बाद घर लुटता हुआ चला गया, घर बर्बाद होता चले। मेरी शादी पे कुछ रस्में होती हैं जो बूढ़े बड़े मानते नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, उन्होंने जो है माता बहनों ने कुछ रस्म यानी भाई माँ और बुआ ने मेरी शादी पर तो इनको बुला रखा था उसमें, उन माता बहनों ने। तो ये आए और इनका ये बहन चमार के भी दिन आ गए। तो एक तो यहाँ से रफू चक्कर होगी, अभी 1 साल भर में ही हुई है। मकान तो उसका यही है लेकिन यहाँ से कहीं और जा बसी है। बयान मैंने कोर्ट में भी दे रखे हैं 2007 में, 8 में, 9 में। तो उस और एक अभी यहाँ विद्यमान है। तो इन्होंने कहा चमार के दिन आगे कि पूरे हो गए। तो मुझे तो वैसे शादी का कोई शौक़ नहीं था और ऐसा कोई वो भी नहीं थी। जब शादी हो गई तो मैंने निभाना चाहा। खैर, हम टूटते नहीं हैं, तोड़ा जाता है, हारते नहीं, हराया जाता है। लेकिन मैं इसके ऊपर हूँ दोनों ही प्रोसेस से। अब मैंने हराने वाले मनुवादी सिस्टम है, इसको क्रॉस करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर रह के काम कर रहा हूँ, इसको ख़त्म करने के। मैंने ये बताया था ना, अभी ये ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे जकड़ लिया है ऐसे, ठीक है ना। तो जो कानून संविधान जानते हैं, नहीं जानते, वे अच्छी तरह जान लें इस बात को। यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इवन माइनॉरिटीज कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये भेदभाव और जाति धर्म का भारत है, जो कि एक सेकुलर नेशन है संवैधानिक रूप में और संविधान के तौर पर। तो यहाँ पे संविधान की चलेगी, मनुवादी वर्ण व्यवस्था के सिस्टम की नहीं चलेगी। मनुवादी वर्ण व्यवस्था के सिस्टम के लोगों को जेल पहुंचाने का पूरा प्रोसेसिंग की जाएगी इनकी हरकतों के स्तर पर। यह ध्यान रखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मनुवाद के हरकतों के स्तर पर इन्हें पूर्णतः, चाहे ये पुलिस थानों में बैठे हों, बड़े पुलिस अधिकारी हों और ये जातिवाद का ड्रामा खेलते हैं, SC ST को व्यथित और परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ नंदकिशोर बौद्ध फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव एक्टिव रहेगा हमेशा। पहली बार नहीं बोल रहा, किसी से प्रेरित होकर और सीख कर नहीं बोल रहा, सच्चाई के आधार पे बोल रहा हूं। और सच हमेशा दुश्मन पर, विरोधी तत्वों पर भारी पड़ता है। चाहे विरोधी तत्वों का कोई सा भी पद हो, कोई सा भी स्थान हो, किसी भी स्तर पर हो, किसी भी लेवल पर हो, जातिवाद करेंगे, भेदभाव करेंगे, जालसाजी करेंगे, जेल जाएंगे। स्पष्ट करता हूं, कह दिया।
मोबाइल नंबर सहित वर्बली भी बोल रहा हूं 8766284334। ऐसा इसलिए बोला कि आप ठीक ढंग से नंबर समझ सको। 8766284334। नाम नंदकिशोर बौद्ध, फ्रीलांस एग्जीक्यूटिव। मीडिया में हूं या नहीं हूं, तुम ये मानो नहीं हूं, और मैं भी ये मानता हूं नहीं हूं तुम्हारे बल देने के लिए, लेकिन हारोगे तुम और जेल भी जाओगे। कौन? मनुवादी लोग जो जालसाजी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, मनुवाद करते हैं, जाति भेद करते हैं, धर्म भेद करते हैं, जाति धर्म की राजनीति करते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। ऐसे धूर्त, नीच, मूर्ख और नालायक लोगों के खिलाफ मैं सदा सक्रिय था, बाल्यकाल से लेकर इस काल तक, अब तक, और अब भेजूंगा तुम्हें काल के गाल में तुम्हारी भाषा के अनुसार। समझे? नालायकों, मूर्खों, हमें समझाते हो। तुम जैसे नीच, अधम, नालायक, भ्रष्ट, मानवता विरुद्ध तुम हमें समझाओगे? दो कौड़ी की अक्कल नहीं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमें समझाएंगे, मनुवादी प्रवृत्ति के लोग ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे ये जज की शक्ल में क्यों ना बैठे हो अदालतों में। तो इंसाफ की अवहेलना करने वाले नालायक लोगों के खिलाफ मैं सदा सक्रिय था, हूं, और अपने फर्जी मुकदमे के खिलाफ कभी वकील के साथ, कभी 10 वकील के साथ, कभी अकेला, और सभी प्रकार से जाता हूं, और जानबूझकर जाता हूं, और मनुवाद को तोड़ने मरोड़ने उसके स्तर पर जाता हूं। किसी भी वजह से नहीं रुकता कभी भी। हां, मेरे पास समय ना हो, मेरे पास काम ज्यादा हो, मेरा पिछला काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हो, तो फिर मैं कहीं नहीं जाता, फिर मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूं। अदालत में तो जाता हूं, अदालत में तो जाना पड़ता ही है, क्योंकि मनुवाद को तोड़ना मरोड़ना जो है, और मनुवाद को अदालत में खींचना भी जरूरी है। तो मनुवाद जीत ना सके, इसलिए अदालत में भी सक्रिय हूं और हर मोमेंट पे सक्रिय हूं। आपको अच्छा लगे तो ये मनुवादी सिस्टम का खुलासा किया है कई स्तरों पर, और आप भी झेल रहे हैं। तो ये फर्जी मुकदमे दशकों तक चलते हैं, और मनुवाद किस प्रकार से समाज में व्याप्त हो रहा है और उसको कैसे ख़त्म करना है, इससे सारी संबंधित सारी बातें यहाँ कही। क्षमा चाहूँगा अपने सभी लोगों से कि शायद 1 घंटा से ऊपर की वीडियो हो गई है, 1 घंटा 7-8 मिनट की होने को है। बता दूं आपको कि मनुवाद इससे परेशान है, क्योंकि मैं मनुवाद की पोल खोल रहा हूं। इसे उम्मीद थी कि मैं डर जाऊंगा, मर जाऊंगा। इसने मुझे बहुत नुकसान दिए, मेरे समस्त आर्थिक आधार को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया, मानसिक स्तर को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन मनुवाद हार गया। मनुवाद जीत ना सका। विरोधी तत्वों, सावधान, जेल जाने के लिए तैयार रहना।